Good morning, all of you. So, in our last video, we had studied very nicely the concept of electric flux. So, what we are going to do today, we are basically going to study the various important cases of electric flux. हम आज की वीडियो में देखेंगे कि अलग अलग सरफेस एरियाज या मान लीजिए जब एंगल अलग अलग है ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में, तो उन अलग अलग केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहला केस जो आज हम देख रहे हैं वो क्या है कि अगर ये जो सरफेस एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझिए, ये एक सरफेस एरिया है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यहां लिखा भी हुआ है, इफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे। देखिए, ये सब केसेस, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका बहुत हैवी यूज होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए तो न्यूमेरिकल्स में कोई भी समस्या नहीं आएगी। छोटी से लेकर आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब ऐसा कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है, किसी सरफेस, ये सरफेस एरिया इसके परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर जो है ए वेक्टर, ध्यान रखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। और आप जानते हैं कि सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होती है, जैसा कि यहां दिखाया गया है। यहां पर रेड कलर से एरिया वेक्टर ए दिखाया हुआ है जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। जब एरिया वेक्टर ए वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि यहां पर ये जो एरिया वेक्टर है वो ई के पैरेलल है। मतलब इस सिचुएशन में जब ये क्वेश्चन में ये दे रहा है कि सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ध्यान से समझिए, फिर से बता रहा हूं, सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ए वेक्टर और ई वेक्टर, सरफेस एरिया वेक्टर और ई वेक्टर ये पैरेलल होंगे। नोट इट केयरफुली, जब ये पैरेलल होंगे तो इसका मतलब थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री, तो इसका मतलब हमारे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था, देखिए ये कॉस थीटा, ये फार्मूला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये कॉस थीटा। जब थीटा 0 डिग्री हो गया, इसके अंदर थीटा हम 0 डिग्री पुटअप करेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए। बहुत सिंपल। ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट केस में वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट केस में इफ सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। पिछले केस में ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, इस केस में सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो ऑब्वियसली इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर है ए वेक्टर वो डेफिनेटली ई वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और जब ई वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। क्लियर है, थीटा 90 डिग्री हो गया। ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। और जब ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स कितना हो गया, ये कॉस 90 डिग्री 0। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस एरिया के पैरेलल है तो उस सरफेस एरिया के साथ लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। ओके जी, इसका मतलब उसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करके नहीं जा रही, और जैसा कि हमें क्लियर ही है, हमें दिख भी रहा है, इस सरफेस एरिया से कोई भी फील्ड लाइंस गुजर के पास होके नहीं जा रही हैं। ओके, अगला केस, थर्ड केस। देखिए, ये एक सरफेस एरिया है, ओके, फॉर ए सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप। ओके, ये कोई आर्बिट्रेरी शेप का सरफेस है, ठीक है, आर्बिट्रेरी मतलब जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं हो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, हमें कहा गया कि बताइए जी इस सरफेस के साथ लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। ओके, अब देखिए यहां पर कोई सरफेस एरिया फिक्स हमें पता नहीं है ये कितना है क्योंकि आर्बिट्रेरी शेप है इसकी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सरफेस एरिया ले लेते हैं, इस सरफेस के ऊपर एक छोटा सरफेस एरिया ले लेते हैं। ओके, वो सरफेस एरिया वेक्टर हमने क्या लिया, मान लीजिए डीएस वेक्टर।
ds वेक्टर डेफिनेटली इस छोटे से सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है, और e वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ओके, तो अब आप ये देखिए कि एक तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्मॉल सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्मॉल सरफेस कितना हो जाएगा, डी फाई ए कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। इस सरफेस के साथ, स्मॉल सरफेस एरिया के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एक्स। लेकिन हमें केवल इस छोटे से सरफेस के साथ नहीं निकालना, हमें तो कंप्लीट सरफेस के साथ निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो दैट विल बी एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कंप्लीट सरफेस। हमने फाई ई कंप्लीट सरफेस के साथ फ्लक्स क्या निकाला, ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर का इंटीग्रेशन। ओके, लेकिन अगर सरफेस क्लोज है, जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल है, एक वॉलीबॉल है, कोई बॉल है, या कोई भी क्लोज सरफेस है जिसकी कोई आर्बिट्रेरी शेप है, जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। ध्यान रखिए इस केस में सरफेस ओपन था। ओके जी, जैसे मान लो आप कोई शीट है, आपकी पेपर की शीट है, उसको ऐसे आर्बिट्रेरी शेप में काट लो, तो ये आर्बिट्रेरी, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, इसका सरफेस एरिया क्या है हमें मालूम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ये लगाएंगे जो अभी हमने इंटीग्रेशन की बात की। लेकिन अगर सरफेस एरिया क्लोज्ड है, जैसे मान लो हम बाहर से कोई पत्थर उठा लाए, हम बाहर से बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, उनमें से कोई एक पत्थर उठा लाएं। पत्थर क्लोज शेप का होता है, आप जानते हैं। फुटबॉल की बात हम इसलिए नहीं कर रहे, फुटबॉल की एक रेगुलर शेप होती है, एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होती है। लेकिन हम बाहर से अगर पत्थर उठा लाएं तो उसकी कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं होती, वो एक आर्बिट्रेरी शेप का होता है। बट ध्यान दीजिए वो क्लोज्ड है। पिछले अभी जो हमने ये सरफेस एरिया पढ़ा है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये क्लोज सरफेस एरिया है। ओके, यहां हम लिख देते हैं, इट इज क्लोज सरफेस एरिया। अगर क्लोज सरफेस एरिया है तो कुछ नहीं करेंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड के साथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, वही एक्सप्रेशन रहेगा, बस फर्क क्या आएगा, यहां तो आ जाएगा सर्कल का साइन, इंटीग्रेशन को, इसको सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। यहां तो आ जाएगा सर्कल का साइन, और नीचे आ जाएगा एस का मतलब क्या है, सरफेस इंटीग्रल। हमने ये चीज पढ़ी है इसी चैप्टर में। 3 तरह के इंटीग्रल होते हैं, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। एस का मतलब है सरफेस इंटीग्रल, और यहां पर एस क्या है, कंप्लीट सरफेस एरिया। ओके, और सर्कल का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने पूरे सरफेस के लिए लिया, इस बार कंप्लीट सरफेस के लिए वैल्यू ली है। ओके जी, अब देखिए हम बात करते हैं यूनिट की। ये बहुत सिंपल है यूनिट, क्योंकि फाई क्या होता है, ई ए होता है। तो यूनिट क्या हो जाएगी, ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन गई, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अगर ई की यूनिट आप वोल्ट पर मीटर लेते हैं, क्योंकि वोल्ट पर मीटर भी ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो गया, वोल्ट मीटर। ओके, और डायमेंशनल फार्मूला फ्लक्स का क्या होगा, ई ए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ई इंटू ए। अब देखिए हमें ई की यूनिट ई का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। अगर ये दोनों डायमेंशनल फार्मूले मुझे पता है तो आई कैन इजीली फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फ्लक्स। ओके, सबसे पहले देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ बाई क्यू। हम जानते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एफ बाई क्यू। और क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या, एम एल टी माइनस टू, और करंट के लिए आई के लिए हम ए लिख देते हैं, और टाइम के लिए हम टी लिख देते हैं। तो फार्मूला क्या बना, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का बन गया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन।
तो ये फार्मूला हमने यहां पुटअप कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, ml t-3 a-1, और एरिया के लिए L2 आप जानते हैं, तो ये क्या बन गया, L2 और L1 मिलके क्या बन गया, L3, ml3 t-3 a-1, वेरी इजी। ओके, सो देखिए अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर कर रहे हैं। देखिए हालांकि ये कोई ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, बट इस तरह की प्रॉब्लम कई बार पेपर में पूछ ली जाती हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है कितनी, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्पेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन yz प्लेन। देखिए ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके 3 एक्सिस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। हमें क्या बताना है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, किसके साथ एसोसिएटेड, एक ऐसे सरफेस एरिया के साथ एसोसिएटेड जिस सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, 20 यूनिट्स, और ये सरफेस एरिया किस प्लेन में है, yz प्लेन में। ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, तो ये जो yz प्लेन है इसके अंदर ये सरफेस एरिया वेक्टर है। ओके, ये सरफेस एरिया है और हमें इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये क्वेश्चन में दी हुई है, E वेक्टर इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 4k कैप। ओके, देखिए अब हालांकि वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुझे एरिया वेक्टर पता चल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पता चल जाए तो सिंपल कुछ नहीं करना, इनका डॉट प्रोडक्ट ही तो लेना है और कुछ भी नहीं करना। लेकिन हमें एरिया वेक्टर क्या है ये नहीं मालूम है, इसको हमें प्रॉपरली समझना है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो हमारा सरफेस एरिया वेक्टर है वो उसका मैग्नीट्यूड 20 यूनिट्स है। ओके, और ये yz प्लेन में लाई करता है। ये yz प्लेन में अगर लाई कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा वो इस प्लेन के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब इस yz प्लेन में जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है एरिया वेक्टर, वो डेफिनेटली आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इट इज वेरी क्लियर, यू कैन सी इट। जो सरफेस एरिया yz प्लेन में आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सरफेस एरिया वेक्टर है वो ए वेक्टर that will be perpendicular to this surface and parallel to x axis. It is clear। अगर प्लेन अगर हमारा सरफेस एरिया yz प्लेन में है तो सरफेस एरिया वेक्टर कौन से, सरफेस एरिया वेक्टर किसके लॉन्ग होगा, x एक्सिस के लॉन्ग। इसी तरह से अगर प्लेन x हमारा सरफेस एरिया xz प्लेन में होता तो सरफेस एरिया वेक्टर किधर होता, y एक्सिस के लॉन्ग। अगर हमारा सरफेस एरिया xy प्लेन में होता तो सरफेस एरिया वेक्टर किधर होता, z प्लेन के, z एक्सिस के लॉन्ग। ओके, तो यहां पर ए वेक्टर क्या आ गया, 20i कैप। बस ये चीज थी जो हमें समझनी थी, बाकी तो बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आप सिंपल जानते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो हमने ई वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर ले लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। आपने 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, यहां पर 6 × 20 आई कैप डॉट आई कैप प्लस 3 × 20 जे कैप डॉट आई कैप प्लस 4 × 20 के कैप डॉट आई कैप। ओके, आई कैप 1 होता है, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो 6 × 20 ये आ गया, और ये दोनों वैल्यू 0 होगी क्योंकि जो अदर यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है हमेशा 0 होता है। जे डॉट आई, के डॉट आई, ये दोनों 0 होंगे, तो ये टर्म तो 0 होगी। ये टर्म क्या आ गई, 120 120 यूनिट्स। यहां हमने यूनिट्स लिखा है, 120 यूनिट्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए यहां पर हमने यूनिट्स लिखा है, हमने कुछ इसकी यूनिट नहीं लिखी, बस यूनिट्स लिख के छोड़ दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट नहीं दे रखी। अब आप कहेंगे सर ये तो फिक्स होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं भी दे रखी तो हम जानते तो हैं, न्यूटन पर मीटर इसकी, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है। देखिए वो ठीक है, होती है, बट वो कौन से सिस्टम में है वो ठीक है, एसआई सिस्टम में होती है, बट ये यहां पर ये किस सिस्टम में दे रहा है, जब तक वो मेंशन नहीं करेगा हम नहीं लिख सकते। हमें तो नहीं पता वो न्यूटन पर कूलम है या डाइन पर कूलम है या किलोग्राम फोर्स पर कूलम है, हमें नहीं पता है। तो जब तक वो यूनिट क्वेश्चन में नहीं देगा तो आप आंसर भी में भी कोई यूनिट नहीं लिखेंगे
और सिर्फ यूनिट्स लिख के छोड़ देंगे। ये हर जगह एप्लीकेबल है। कोई भी क्वेश्चन है जिसमें जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स अगर नहीं दी हुई है तो आंसर भी आप सिर्फ यूनिट्स लिख के छोड़ देंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉसेस लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से एसोसिएटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़ा हुआ, वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।